बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 9th यूनिट 4 डायनेमिक्स 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है अ सीसा बैलेंसेस परफेक्टली विद टू चिल्ड्रन ऑफ इक्वल वेट सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द फलक्रम। एक सीसा जो है वो बैलेंस हुआ है, उसके ऊपर दो बच्चे जो है इक्वल वेट के जो है इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बैठे हुए हैं। इफ वन चाइल्ड मूव्स क्लोजर टू द फलक्रम, अब अगर उन दोनों बच्चों में से एक बच्चा जो है वो फलक्रम के करीब चला जाता है तो बताएं क्या होगा। ऑप्शन ए है द सीसा रिमेन्स बैलेंस्ड, द सीसा टिप्स टुवर्ड्स द चाइल्ड हु मूव्ड क्लोजर, द सीसा टिप्स टुवर्ड्स द चाइल्ड हु स्टेड फर्दर अवे, द सीसा टॉपल्स। तो इस केस में इससे पहले जो कंडीशन थी उसमें यह था कि जो टास्क प्रोड्यूस्ड हो रही थी दोनों साइड्स पे वो इक्वल थी, लेकिन जब एक चाइल्ड जो है फलक्रम के करीब चला जाएगा तो उसका डिस्टेंस जो है फलक्रम से वो कम हो जाएगा। तो इस केस में जो टार्क प्रोड्यूस्ड होगी वो भी कम होगी। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनता है कि जो सीसा है, सीसा टिप्स टुवर्ड्स द चाइल्ड हु स्टेड फर्दर अवे। सेकंड क्वेश्चन है when line of action of the applied force passes through its pivot point then moment of force acting on the body is। जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवट पॉइंट से पास कर रहा हो, इस केस में जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगी, जो टॉर्क होगी, वो क्या होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीरो, क्योंकि इस केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा, लिहाजा जो टॉर्क है वो भी जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी। अगर एक बॉडी रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इस केस में इस बॉडी के ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रही होगी वो क्या होगी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीरो। इस केस में जो टॉर्क है वो जीरो होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट हैव। एक बॉडी इक्विलिब्रियम में जो होगा उसकी स्पीड नहीं हो सकती, क्वांटिटी ऑफ मोशन नहीं हो सकती, वेलोसिटी नहीं हो सकती या एक्सेलरेशन नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि जब बॉडी को इक्विलिब्रियम में होता है उसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही होती है वो जीरो होती है, और फोर्स जीरो होने का मतलब है एक्सेलरेशन जो है वो भी जीरो होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है अ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन इज सेड टू बी इन। एक यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन जो है उसके बारे में कहा जा सकता है कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है उसकी सिर्फ, या वो स्टैटिक डायनामिक दोनों इक्विलिब्रियम में हो सकता है, या वो इक्विलिब्रियम में ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डायनामिक इक्विलिब्रियम ओनली, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में वो तब होगा जब वो रेस्ट पर होगा, रुका हुआ होगा। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसकी डायनामिक इक्विलिब्रियम होगी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है यू थ्रो अ वेटेड फिशिंग नेट इनटू अ काउन लेक। आप एक पानी की नदी है उसके अंदर जो है मछलियां पकड़ने वाला नेट जो है वो फेंकते हैं। एज द नेट सिंक्स, और जब ये जाल जो है नेट जो है वो पानी में डूब जाता है, इट ओपन्स फुली अंडर वाटर, और ये पानी में जाकर जो है मुकम्मल खुल जाता है, स्प्रेडिंग आउट इट्स मैश एवनली कंपेयर टू द मोमेंट इट लेट योर हैंड। तो हमने कंपेयर करना है वेयर इज द नेट सेंटर ऑफ मैस नाउ, कि जिस मोमेंट पे आपने इस नेट को के हाथ, जब ये नेट आपके हाथ में था तब इसका जो सेंटर ऑफ मैस था, और जब ये पानी में जाकर फुली ओपन हो गया तब इसका जो सेंटर ऑफ मैस है, इन दोनों को कंपेयर करना है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लोअर इनटू द वाटर कॉलम। जब ये नेट पानी में जाकर फुली खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ मैस है वो थोड़ा सा लोअर हो जाएगा। Now come to the question number 7. A tightrope walker is carrying a long pole while walking across a rope. एक रस्सी के ऊपर चलने वाला इंसान है, उसने एक लॉन्ग पोल जो है वो कैरी किया हुआ है और वो रस्सी के ऊपर चल रहा है। द स्टेबिलिटी ऑफ द वॉकर इज अफेक्टेड इफ द पोल इज, और इस वॉकर की जो स्टेबिलिटी है ये अफेक्ट होगी अगर पोल जो है ऑप्शन ए लॉन्ग हो और वर्टिकली प्लेस्ड हो, लॉन्ग और हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हो, शॉर्ट हो, वर्टिकली प्लेस्ड हो, या शॉर्ट हो और हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हो। एक तो ये है कि इसमें वर्टिकली ऑप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये जो पोल है ये वर्टिकली होगा तो इस केस में जो सेंटर ऑफ मैस है वो हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से वो गिर सकता है, उसको उसकी इवन डेथ हो सकती है। सो ये तो कंफर्म है कि जो पोल है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होना चाहिए ताकि उसका सेंटर ऑफ मैस जो है वो लोअर्ड हो जाए और वो स्टेबल रहे। सो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी, कि ये पोल जो है अगर लॉन्ग होगा और हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होगा तो जो वॉकर है वो स्टेबल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है
it is more difficult to walk on a slippery surface than on a non slippery one because of कि जो स्लिपरी सरफेस होती है उसके ऊपर चलना ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू नॉन स्लिपरी सरफेस। तो इसकी वजह है रिड्यूस फ्रिक्शन। जब स्लिपरी सरफेस होती है तो वहां पर फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से उस पर चलना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज। एक ऑब्जेक्ट जो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। और टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही हो, जब वो उसके ऑब्जेक्ट के वेट की इक्वल हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने अपनी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो अटेन कर ली है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंपैरिजन फॉर द टर्मिनल स्पीड्स ऑफ अ रेनड्रॉप, स्नोफ्लैक एंड हेलस्टोन इज। हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स गिवन है और इनकी जो टर्मिनल स्पीड है उनके ऑर्डर का उनका कंपैरिजन हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको ये बता दूं, जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो भी ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑर्डर बनता है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि हेलस्टोन का जो ऑब्जेक्ट मास है वो ज्यादा होता है रेन ड्रॉप से, इस वजह से हेलस्टोन का जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो रेन ड्रॉप से ज्यादा होती है। और रेन ड्रॉप का चूंकि मास जो है वो स्नोफ्लैक से भी ज्यादा है, इसलिए रेन ड्रॉप की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो स्नोफ्लैक से ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यू आर ट्राइंग टू लूजन अ नट यूजिंग अ स्पैनर। आप एक स्पैनर की मदद से एक नट खोलना चाह रहे हैं बट इट इज नॉट वर्किंग, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा। इन ऑर्डर टू ओपन द नट, इस नट को खोलने के लिए यू नीड टू, आपको क्या करना पड़ेगा? हमें पता है जो टॉर्क है वो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड एल होती है, मतलब मोमेंट आर्म होता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर यहाँ पे फोर्स कोई अप्लाई नहीं हो रही तो इसका मतलब है आप जो है लेंथ को इंक्रीज कर लें, क्योंकि लेंथ ज्यादा आप कर लेंगे तो ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंसर्ट अ पाइप टू इंक्रीज लेंथ ऑफ स्पैनर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फोर्स दैट ऑलवेज चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नॉट इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड। वो फोर्स जो हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करती है, इसकी मैग्नीट्यूड को कुछ नहीं करती, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? तो उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सी है जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन दैट अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड गेट्स थ्रोन आउट ऑफ द रोड व्हाइल टेकिंग अ टर्न इज। एक कार है जब वो हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर मूव कर रही होती है तो रिस्क होता है कि वो रोड से जो है वो गिर सकती है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ऑप्शन डी, लेक ऑफ सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि हमें पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो उसके ऊपर जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ कहां से रही होती है? ये रोड और टायर के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वहां से आती है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एनफ ना हो ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव कराने के लिए तो वहां पे ये रिस्क प्रोड्यूस हो जाता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इसका ऑब्जेक्ट इस कार का या जो भी व्हीकल है इसका एक्सीडेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ कार ड्राइव्स एट स्टेडी स्पीड अराउंड अ परफेक्टली सर्कुलर ट्रैक। एक कार जो है वो स्टेडी स्पीड से मूव कर रही है एक परफेक्टली सर्कुलर ट्रैक के करीब। तो इनमें से बताएं कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी? द कार्स एक्सेलरेशन इज जीरो, ये ऑप्शन तो ठीक नहीं हो सकती, उसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकती। द नेट फोर्स ऑन द कार इज जीरो, ये ऑप्शन भी नहीं सही हो सकती। बोथ द एक्सेलरेशन एंड नेट फोर्स ऑन द कार पॉइंट आउटवर्ड, ये ऑप्शन करेक्ट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। बोथ द एक्सेलरेशन एंड नेट फोर्स ऑन द कार पॉइंट इनवर्ड। तो यस, ये ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है, ये ऑप्शन जो है वो पॉसिबल है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है और ये लास्ट एमसीक्यूज है इस एक्सरसाइज का। अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद एन ऑर्बिटल स्पीड v। इफ मास ऑफ द सैटेलाइट इज डबल्ड इट्स ऑर्बिटल स्पीड विल बिकम। एक सैटेलाइट जिसका मास m है वो अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही है ऑर्बिटल स्पीड v के साथ। अगर इस सैटेलाइट का मास हम डबल कर दें तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अब ऑर्बिटल स्पीड निकालने का जो फार्मूला है वो होता है 2 पाई r बाई टी। तो आप देख सकते हैं कि इस फार्मूला में कहीं पर भी मास का जिक्र नहीं है, लिहाजा ये जो ऑर्बिटल स्पीड है ये सैटेलाइट की कांस्टेंट रहेगी अगर इसका मास हम डबल भी कर दें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ही हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ ना आया हो, कहीं पे कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।